लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 19वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सवेरे के पहर गोरा कोई लेख लिख रहा था। विनय ने एकाएक उसके पास आकर अव्यवस्थित भाव से कहा, मैं उस दिन परेश बाबू की लड़कियों को सर्कस दिखाने ले गया था। गोरा ने लिखते लिखते बोला, हाँ सुना है। विनय ने विस्मित होकर कहा, तुमने किससे सुना? गोरा, अविनाश से, वो भी उस दिन सर्कस देखने गया था। गोरा ने पहले ही ये सुन लिया, सो भी अविनाश के मुंह से, इसलिए उसमें टीका टिप्पणी की कोई बात न रही। इससे चिर संस्कारवश विनय के मन में विशेष संकोच हुआ। सर्कस में जाने की ये बात इस प्रकार जन समाज में प्रकट न होती तो वो खुश होता। इसी समय उसे स्मरण हो आया कि कल रात को देर तक जागते रहकर वो मन ही मन ललिता से झगड़ता रहा है। ललिता समझती है कि गोरा को विनय उतना ही मानकर चलता है जितना कि विद्यार्थी अपने मास्टर को। ऐसा अन्याय करके भी एक मनुष्य दूसरे को ठीक ठीक नहीं समझ सकता। गोरा और विनय की घनिष्ठ मित्रता है। असाधारण गुण के कारण गोरा पर उसकी भक्ति है सही, किंतु इसीलिए ललिता ने जो कुछ समझ रखा है वो गोरा और विनय दोनों के साथ अन्याय है। ना तो विनय ही नाबालिग है और ना ही गोरा उसका अभिभावक है। गोरा ने लिखने में मन लगाया। विनय ने ललिता के 2-3 तीखे प्रश्नों का मन ही मन स्मरण किया। वो सहज ही उन प्रश्नों को मन से न हटा सका। सोचते ही सोचते विनय के मन में विद्रोह ने सिर उठाया। सर्कस देखने गए तो क्या हुआ? अविनाश कौन है जो उन बातों के विषय में गोरा के साथ आलोचना करने आता है? अथवा गोरा ही मेरी गतिविधि के संबंध में उस अकार्य भाजन के साथ क्यों बातें करता है? क्या मैं गोरा का नौकर हूं या उसका कैदी हूं जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा? मैं किसी से मिलूंगा, किसी के साथ बातचीत करूंगा या कहीं जाऊंगा तो क्या मुझे गोरा को इन बातों की कैफियत देनी होगी? विनय यदि अपनी भीरुता को इस प्रकार अपने भीतर स्पष्ट रूप से न देख पाता तो उसे गोरा और अविनाश के ऊपर इतना क्रोध न होता। गोरा के पास वो कोई बात क्षण भर के लिए भी छिपा नहीं सकता, इसलिए वो आज मन ही मन गोरा को ही अपराधी बनाने की चेष्टा कर रहा है। गोरा ने ही उसे परवश बना रखा है। मित्रता में ऐसी परवशता क्यों? सर्कस जाने की बात के लिए यदि गोरा विनय को 2-1 खरी खोटी बातें सुनाता तो उससे भी मित्रत्व भाव की समता जानकर विनय को सांत्वना मिलती, किंतु गोरा गंभीर भाव से बहुत बड़े विचारक का रूप धारण कर मौन द्वारा विनय का अपमान कर रहा है। इससे ललिता की बात कांटे की तरह उसके मन में चुभने लगी। इतने में महिम ने कमरे के भीतर प्रवेश किया। पानों की डिबिया से एक बीड़ा पान विनय के हाथ में देकर कहा, विनय, इधर तो सब ठीक है। अब तुम्हारे चाचा के हाथ की चिट्ठी आने भर की देर है, वो मिलते ही मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तुमने तो उनको पत्र लिख ही दिया होगा। इस विवाह की चर्चा आज विनय को बहुत बुरी लगी, परंतु वो जानता था कि इसमें महिम का कोई दोष नहीं है। उनको वचन दे दिया गया है, किंतु वचन देने के भीतर उसने अपनी एक हीनता समझी। आनंदमयी ने तो उसे एक प्रकार से रोका था। उसका स्वयं भी इस विवाह के प्रति कुछ विशेष झुकाव न था, तो ये बात इस प्रकार झटपट पक्की क्यों कर हो गई? गोरा ने जल्दी की है, ये भी नहीं कहा जा सकता। विनय यदि किसी तरह अस्वीकृत का भाव दिखाता तो गोरा इसके लिए हट करता, ये भी संभव नहीं। किंतु तो भी, इसी तो भी के ऊपर फिर ललिता की व्यंग्योक्ति आकर विनय के मन को दुखाने लगी, मानो वो उसके हृदय के भीतर नश्तर का काम करने लगी। उस दिन की ऐसी कोई विशेष घटना न थी, किंतु बहुत दिन के प्रभुत्व की बात सोचकर ही विनय की ये अवस्था हो रही है। वो केवल घनिष्ठ प्रेम और नितांत भलमनसी के कारण गोरा की झिड़की और हुकूमत सहने को अभ्यस्त सा हो गया है। इस कारण ये प्रभुत्व का संबंधी मित्रता के सिर पर चढ़ बैठा है। इतने दिन तक विनय ने इसका अनुभव नहीं किया था, किंतु अब अनुभव करने ही से क्या हो सकता है? अब इसे अस्वीकार करते भी तो नहीं बनता, तो क्या शशिमुखी के साथ ब्याह करना ही होगा? विनय ने कहा, जी नहीं, चाचा जी के पास तो अभी तक चिट्ठी नहीं भेजी। महिम, ये मेरी ही भूल है। ये चिट्ठी तो तुम्हारे लिखने की ही नहीं है, ये मैं ही लिखूंगा। उनका नाम और पूरा पता क्या है? विनय, आप घबराते क्यों हैं? आश्विन या कार्तिक में तो विवाह हो नहीं सकेगा। रहा अगहन, सो उसमें भी एक बाधा है।
मेरे वंश में बहुत समय पहले अगहन में न मालूम कब क्या दुर्घटना हुई थी। तब से मेरे कुल में अगहन में विवाह आदि कोई शुभ कर्म नहीं होता। महिम ने हाथ का हुक्का घर के कोने में रखकर कहा, विनय, तुम लोग यदि ये बातें मानोगे तो इतना पढ़ लिख कर क्या किया? एक तो इस मनहूस देश में शुभ मुहूर्त खोजने से भी नहीं मिलता, इस पर फिर घर घर पत्रा खोलकर बैठने से संसार का काम कैसे चलेगा? विनय, तो आप भादों या आश्विन को ही क्यों निषिद्ध मानते हैं? महिम, कौन कहता है कि मैं मानता हूं? कभी नहीं। परंतु मैं करूं क्या? इस देश में भगवान को न मानने से कोई हर्ज नहीं, किंतु भादों, आश्विन, शनि, बृहस्पति, तिथि और नक्षत्र न मानने से कोई घर में भी न रहने देगा। फिर भी मैं जो कहता हूं कि मैं नहीं मानता सो ठीक है, किंतु कोई काम करते समय मुहूर्त ठीक न होने से मन अप्रसन्न हो जाता है। देश की बिगड़ी हवा से जैसे मलेरिया होता है, वैसे ही ये डर भी। इसे मैं किसी तरह दूर नहीं कर सकता। विनय, मेरे वंश में अगहन का डर कोई न मिटा सकेगा, और लोग मान भी सकते हैं, परंतु मेरी चाची किसी तरह राजी न होंगी। इस तरह उस दिन विनय ने किसी ढंग से विवाह की बात को टाल दिया। विनय की बातों के रंग ढंग से गोरा समझ गया कि इसके मन में कुछ भावांतर उपस्थित हुआ है। गोरा को यह भी पता लग गया था कि विनय अब पहले की अपेक्षा परेश बाबू के घर अधिक आने जाने लगा है। उस पर भी आज इस विवाह के प्रस्ताव में फंदा काटकर उसके निकल जाने की चेष्टा देख गोरा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। सांप जैसे किसी को निगलना आरंभ करने पर उसे किसी तरह छोड़ ही नहीं सकता, गोरा भी मानो उसी तरह अपने किसी भी संकल्प को छोड़ देने या उसमें जरा भी इधर उधर करने में असमर्थ था। दूसरी ओर से किसी तरह की बाधा अथवा कोई शिथिलता उपस्थित होने पर वो और भी जिद पकड़ लेता था। दुविधा में पड़े हुए विनय को पकड़ रखने के लिए गोरा पूरे अंतःकरण से उद्यत हो उठा। लिखना छोड़कर मुंह उठाकर उसने कहा, विनय, एक बार जब तुम भाई साहब को वचन दे चुके हो, तब क्यों इनको दुविधा में डालकर नाहक कष्ट दे रहे हो? विनय सहसा असहिष्णु होकर बोला, मैंने वचन दिया है या जबरदस्ती मुझसे वचन ले लिया गया है? विनय का ये आकस्मिक विद्रोह भाव देखकर गोरा विस्मित हुआ। उसने खड़े होकर कहा, किसने तुमसे जबरदस्ती वचन कहलाया है? विनय, तुमने। गोरा, मेरी तुम्हारे साथ इस संबंध में दो एक बातों से अधिक बातचीत नहीं हुई, इसी को तुम वचन कहलाना कहते हो? वस्तुतः विनय के पास कोई विशेष प्रमाण न था। गोरा जो कहता है वही सत्य है। बातचीत बहुत थोड़ी हुई थी और उसमें कोई ऐसे आग्रह का भाव न था जिसे जबरदस्ती कहा जाए। तो ये बात सच है कि गोरा ने विनय के पेट से उसकी सम्मति मानो लूट कर बाहर निकाल ली थी। जिस मुकदमे का बाहरी सबूत कम है, उस मुकदमे में मनुष्य को शोभ भी कुछ अधिक होता है। इसी से विनय ने कुछ लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, जबरदस्ती कहलाने के लिए बहुत बातों की जरूरत नहीं होती। गोरा ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, तो अपनी बात फेर ली। ये बात इतनी बेशकीमती नहीं कि मैं इसे तुमसे मांग कर या जबरदस्ती लूं। पास के कमरे में महिम थे। गोरा ने उच्च स्वर से पुकारा, भाई साहब। महिम हड़बड़ाकर दौड़ आए। गोरा ने कहा, मैं शुरू से ही कहता आया हूं कि शशिमुखी के साथ विनय का ब्याह ना होगा। महिम, हां, कहा तो था। तुम्हारे सिवा और कोई ऐसी बात कह नहीं सकता। दूसरा कोई भाई होता तो भतीजी के विवाह के प्रस्ताव में पहले ही से उत्साह दिखाता। गोरा, आपने मेरे द्वारा विनय से अनुरोध क्यों कराया? महिम, सोचा था उससे काम हो जाएगा और कोई बात नहीं। गोरा ने आंखें लाल करके कहा, मैं इन सब बातों में नहीं रहता। विवाह की विचवानी करना मेरा काम नहीं, मेरा काम कुछ और है। ये कहकर गोरा घर से चला गया। महिम हदबुद्धि से खड़े ही रहे। इसके कुछ कहने के पहले ही विनय भी घर से चलता हुआ। महिम कोने से हुक्का उठाकर चुपचाप बैठ गए और पीने लगे। गोरा के साथ इसके पहले विनय के कई बार झगड़े हो गए हैं, किंतु ऐसे प्रचंड दावानल की तरह झगड़ा कभी नहीं हुआ। विनय अपनी करतूत पर पहले दुखी हो उठा, किंतु पीछे घर जाने पर उसके हृदय में बाण बिधने लगा। घड़ी भर के भीतर ही मैंने गोरा को कितनी बड़ी चोट पहुंचाई है, इसका स्मरण करके उसे बहुत पश्चाताप हुआ। खाना पीना और सोना उस दिन उसे कुछ न रुचा। विशेषकर इस घटना में गोरा को दोष देना नितांत अनुचित है, यही उसको संतप्त करने लगा। वो अपने को बार बार धिक्कारने लगा। 2 बजे दिन को आनंदमयी सबको खिला पिलाकर और आप भी खाकर जब सिलाई करने बैठी थी, तब अचानक विनय उसके पास आकर बैठा।
आज सवेरे को कितनी ही बातें आनंदमयी ने महिम से सुनी थी। भोजन के समय गोरा के मुंह का गंभीर भाव देखकर भी वो ताड़ गई थी कि आज कुछ खटपट जरूर हुई है। विनय ने आते ही कहा, मां, शशिमुखी के साथ ब्याह के संबंध में मैंने आज सवेरे गोरा से जो कुछ कहा है उसका कोई अर्थ नहीं। आनंदमयी ने कहा, एक जगह रहने से आपस में कभी कभी खटपट हो ही जाती है। मन के भीतर किसी व्यथा का बोझ होने से वो इसी तरह बाहर निकल पड़ता है। ये अच्छा ही हुआ, मन का मैल निकल जाना ही अच्छा है। इस झगड़े की बात 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे, गोरा भी भूल जाएगा। विनय, किंतु मां, शशिमुखी के साथ ब्याह करने में मुझे कोई उज्र नहीं है, यही मैं तुमसे कहने आया हूं। आनंदमयी, पहले इस झगड़े को मिटा लो। जब तक झगड़े की बात नहीं मिटती तब तक दूसरे झंझट में मत पड़ो। ब्याह गुड़िया का खेल तो है नहीं, वो संबंध सदा के लिए होगा। झगड़ा तो 2 दिन का है। विनय इस बात को न माना। वो इस प्रस्ताव को लेकर गोरा के पास ना जा सका, परंतु महिम से जाकर बोला, विवाह के प्रस्ताव में कोई बाधा नहीं, माघ महीने में ये कार्य हो जाएगा। चाचा जी की इसमें असम्मति न होगी, ये भार मैं अपने ऊपर लेता हूं। महिम ने कहा, तो फलदान हो जाए। विनय, अच्छा, ये आप गोरा से सलाह लेकर करें। महिम, फिर गोरा से सलाह लेने को कहते हो? विनय, बिना उससे सलाह कि ये काम न चलेगा। महिम, ना चलेगा तब तो आखिर सलाह लेनी ही होगी। किंतु ये कहकर उन्होंने डिब्बे से पान निकालकर मुंह में रखा। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 19वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।